तो वैक्सीन इज लाइक एनी प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक पोर्शन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज गिवन to a person orally or through injection in order to achieve immunity against the concerned pathogen that is called vaccines. तो कोई भी प्रोसीड्योर है, जैसे अभी जो कोविड चल रहा है अगर आप उसको भी देखोगे, ठीक है, तो एनी प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक पोर्शन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज भी जो हम लोग वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वायरस पे जो स्पाइक्स पाया जाता है वो सबसे कहा जा रहा है कि वो सबसे सुटेबल एंटीजेन्स हैं जिसके अगेंस्ट में आप वैक्सीन के तौर पे उसको डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी एंटीजेनिक पार्ट को तैयार करना किसी भी किल्ड या फिर वीकेंड ऑर्गेनिजम्स के, ताकि हम उसको किसी पर्सन को ओरली या इंजेक्शन के थ्रू दे सकें और उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी को अचीव कर सकें कंसर्न पैथोजेंस के, हम उसी को वैक्सीन बोलते हैं। इज इट क्लियर और ना? यस सर। ठीक है, आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हम हेडफोन लगा लिए हुए हैं क्योंकि ज्यादा जोर से बोलना मेरे लिए हो नहीं पा रहा है। नाउ व्हाट इज वैक्सीन? तो वैक्सीन दो तरह के वैक्सीन होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, जो पैसिव को हम लोग आगे में डिस्कस किए हुए हैं, एक्टिव वैक्सीन को यहाँ पे तुरंत तुरंत में डिस्कस किया गया हुआ है। तो कोई भी इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिव वैक्सीन के लिए और जनरेशन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एंटीजन को लेकर के, जब आप किसी भी एंटीजन को सपोज करो कि आप लेकर के और आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपका इसमें डेवलप करना शुरू करेगा और आपके अपने इम्यून सिस्टम के टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, इनकी सिंथेसिस होनी स्टार्ट होती है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव वैक्सीन। इज इट क्लियर ना? यस सर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी वही चीज होता है। ठीक है, तो यस सर। फीचर, हाँ, किसी भी अच्छे वैक्सीन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, अगर आप उस वैक्सीन को यूज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस वैक्सीन से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो वैक्सीन इटसेल्फ भी मतलब सेफ होना चाहिए। अगर आप वैक्सीन लो और जिस एंटीजन का वैक्सीन लियो आप उसी से इन्फेक्ट हो जा रहे हो, तो वो भी मतलब ध्यान देना पड़ता है कि आप कोविड के लिए ले रहे हो तो पता चला वैक्सीन लेने के बाद में कोविड ही हो गया। ठीक है, पहले आप हेल्दी थे लेकिन अब वैक्सीनेशन के बाद में आपको कोविड हो गया है, ठीक है, तुरंत 24 घंटे के अंदर। तो ये सेफ नहीं है। तो पहला है कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो आपके लिए सेफ होना चाहिए, साथ ही साथ में जो कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। आप लगातार डिस्कशन देख रहे हैं कि टेस्टिंग किट और वैक्सीन का दाम को डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट पहुंचाया जा सके। हाँ या ना? यस। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ वैक्सीन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, द होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन आता है जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट या हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, और हम लोग तब उसको या एटीन्यूएशन का प्रोसेस अपनाते हैं जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, और तब फिर हम उसको एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। तो जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है, अब ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ना तो इसके हम एंटीजन को चेंज कर रहे हैं ना ही ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला वैक्सीन आता है लाइव वैक्सीन थ्रू द एटीन्यूएशन दैट इज रिडक्शन इन वायरुलेंस। तो इस बैक्टीरिया को सपोज करो अगर हमको होल ऑर्गेनिज्म या लाइव वैक्सीन बनाना है, तो इसका एटीन्यूएशन को कैसे करना है ताकि ये जो वायरुलेंस है, जो इससे फैलने वाला बीमारी है, वो आप उसको डिक्रीज कर सके। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया का वायरुलेंस या किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वायरुलेंस उसके जर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो बहुत तेजी से जर्मिनेट करना शुरू करेगा आपके बॉडी में, वो उतना ही ज्यादा वायरुलेंट होता है, क्योंकि जितना जल्दी वो ग्रो करेगा उतना ही जल्दी आपके बॉडी के न्यूट्रिशियस पार्ट्स को यूज करना शुरू करेगा और टॉक्सिन को रिलीज करना शुरू करेगा। अगर किसी भी तरीके से इस बैक्टीरिया के जर्मिनेशन टाइम को डिक्रीज कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो अल्टीमेटली हम लोग वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और यस यस। ठीक है? ऐसा होता है बच्चे कि जब भी हम 2 या 3 बार पढ़ाते हैं ना, तो कभी भी पहला बार पढ़ाया हुआ चीज एग्जैक्टली रिपीट हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा चीज होता है कि सामने जब पढ़ा रहे होते हैं तो दिमाग में कई तरह की चीजें आती हैं जो हम उस वक्त डिस्कस करते हैं।
तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे कि क्या है क्या नहीं। तो एटीन्यूएशन में क्या है कि एटीन्यूएटेड स्ट्रेन्स आर डिवॉइड ऑफ पैथोजेनिसिटी। तो जो भी अगर आप ग्लासवेयर में इन विट्रो उसको एटीन्यूएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं उनकी पैथोजेनिसिटी या तो खत्म हो जाती है या डिवॉइड हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाएगी या स्लो हो जाता है, ठीक है। बट दे डू कंटेन द एंटीजन डिटर्मिनेंट्स ऑन देम। लेकिन बैक्टीरिया चूंकि इंटैक्ट स्ट्रक्चर में अवेलेबल है इसलिए उसका अपना एंटीजन अभी भी उस पर अवेलेबल है, बस ये थोड़ा स्लो हो गया हुआ है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इसके चलते क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया थोड़ा स्लो हो गया है। स्लो होने के चलते क्या हो गए हैं, इसका जो वायरुलेंस है वो भी कम हो चुका हुआ है, पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस कम हो गया है। तो आपका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने के साथ ही आपका इम्यून सिस्टम, आप तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि एंटीबॉडी और मेमोरी सेल, टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज लाइक इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो आपका करना शुरू करेगा। द प्रोसेस ऑफ एटेन्यूएशन क्या होता है, कल्चरिंग अंडर द एडवर्स कंडीशंस, यानी रिड्यूस टेम्परेचर, यानी धीरे 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 टेम्परेचर जो है सपोज करो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया और बैक्टीरिया जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो करना स्टार्ट कर गए। तो अगर लंबे समय तक अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको अगर आप ग्रो करा रहे हैं तो बैक्टीरिया एडजस्टेड इटसेल्फ या एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। 10 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन फिर जैसे ही आप 10 डिग्री से निकाल के ह्यूमन के 37 डिग्री सेंटीग्रेड में डालते हैं तो ये टेम्परेचर जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो कर देता है। और स्लो करने के साथ में क्या होता है कि उसकी वायरुलेंस भी अपने आप वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी भी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ में क्या है कि उसको नॉन नेचुरल अननेचुरल होस्ट पे आप उसको ग्रो कराना शुरू करो। जैसे चिक एम्ब्रियो है, ठीक है। चिक एम्ब्रियो कहने का मतलब क्या है कि आप चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट ले लो और उस पे आप बैक्टीरिया को ग्रो कराओ निमोनिया के, तो ये क्या करेगा कि चिक एम्ब्रियो के हिसाब से फिर अपने ग्रोथ को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर जब चिक एम्ब्रियो से इस बैक्टीरिया को निकाल के जब आप ह्यूमंस पे डालते हैं तो इसका ग्रोथ उतना फास्ट नहीं हो पाएगा चिक एम्ब्रियो के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस क्या है कि बैक्टीरिया को जिंदा रखना है, उसके एंटीजन को बचा करके रखना है, ठीक है। और इसके लिए ये टेक्निक्स अपनाए जा रहे होते हैं कि जिस वक्त आप इसको ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस कराते हैं उस वक्त इसकी पैथोजेनिसिटी काम नहीं करनी चाहिए या स्लो होना चाहिए। स्लो, स्लो इज द वर्ड, कि धीमे धीमे वो पैथोजेनिसिटी करे ताकि एनफ समय मिल सके आपके अपने इम्यून सिस्टम को इससे फाइट करने के लिए। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. और थर्ड है दैट इज रिपीटेड सब कल्चर। रिपीटेड सब कल्चर करने से क्या है कि वो कभी भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यानी आप क्या करते हैं, स्टेशनरी एक्सपोनेंशियल, सॉरी हाँ, ये बिगिनिंग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी और डिक्लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, लैग फेज में ही सब कल्चर स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फेज में पहुंच ही नहीं पाएगा। लैग फेज में वो मीडिया के हिसाब से एडजस्ट कर रहा था, कुछ घंटे के बाद फिर से उसको दूसरे मीडिया पे डाल दिया, फिर से डाल दिए, फिर से डाल दिए। इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी होस्ट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली उसको ऐसा लगता है कि हम मेरी जिंदगी ही सिर्फ लैग फेज में सरवाइव करने के लिए। तब अगर आप उस बैक्टीरिया को एडजस्ट करने के बाद में अगर आप उसको वैक्सीन के तौर पे यूज करते हैं तो वो हमेशा लैग फेज में ही बना हुआ रहेगा, वो कभी भी इंटर करेगा ही नहीं लॉग फेज में। इज इट क्लियर और नॉट? लगातार सब Yes, sir. कल्चर करने से तो इन सारे प्रोसेसेस का इफेक्ट क्या होता है, इट स्लोज डाउन या इट्स दे ऑल स्लो डाउन द फेजेस ऑफ प्रोपेगेशन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। तो जो भी प्रोपेगेशन का प्रोसेस है वो उसी को स्लो कर देने का काम करता है जब आप किसी भी होस्ट के अंदर में उसको डाल रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सिंगल डोज इज सफिशिएंट, यानी अगर आप एक बार दे देते हो लाइव वैक्सीन का तो वो काफी अच्छा डोज है जो आपका मतलब आपको बहुत लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। कुछ डिजीजेज हैं जिसमें बीसीजी, टाइफाइड, मीजल्स, मम्स, रूबेला और पोलियो, ये कुछ डिजीजेज हैं जिसमें लाइव वैक्सीन के ही थ्रू
आप वैक्सीन का डेवलपमेंट करने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली मे रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल पैथोजेनिसिटी। अगर आप इसको ठीक से हैंडल नहीं कीजिएगा तो ये वापस से नॉन पैथोजेनिक एटीन्यूएटेड स्ट्रेन से पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये वापस से डिजीज कॉज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? यस सर। यस दो, सर। ठीक है सर मतलब कैसे देगा इंजेक्शन जो फिर से सर ये रिपीट कर देगा पैथोजेनिसिटी को? देखो, अगर तुम जैसे चिक एम्ब्रियो वाला एग्जांपल दिए थे, तो अगर आप चिक एम्ब्रियो के हिसाब से अगर आप ये कर रहे हैं जैसे टेम्परेचर वाला ही, तो अगर उसको कहा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखना है, आप इसके टेम्परेचर को मत इंक्रीज कीजिए, और आप हाथ में लेकर के घूमना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री से हटा करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया अपने आप को एडजस्ट करने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि पोलियो का जो वैक्सीन देती हैं लेडीज, तो आप देखिएगा क्या कि एक घर से दूसरे घर जाने में वैक्सीन को हाथ में ही लेके कैरी करना शुरू कर देती हैं। यस सर। जबकि इट इज मेड टू प्रिजर्व एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको सिर्फ निकालना है, वैक्सीन देना है और वापस से इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में वापस से रख देना है। तो मैंने एक जगह गाड़ी रोक करके वो जो दीदी है उनको मैंने बोला कि आप अपना बॉक्स चेक कराओ। मैंने अपना आईडी दिखाया और मैंने उनको बोला कि आप अपना बॉक्स चेक कराओ, और आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हाथ में वैक्सीन लेकर के, दिस इज नॉट गुड। इट इज सपोज टू बी लाइक प्रिजर्व्ड इन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको कोई बच्चा दिखता है तब आप उसको निकाल के उसको वैक्सीनेट करो और वापस से इसको डब्बे में रख दो, ठीक है। तो रिवर्ट बैक कहने का मतलब है कि अगर आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व करने बोला गया है और आप अपनी सुविधा के लिए उसको हैंड में कैरी कर रहे हैं या आप ओपन में रखे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन किया जा सके, तो फिर ये क्या होगा कि वापस से ये अपने हायर टेम्परेचर पे एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो आपने क्या किया था कि इसकी वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी को स्लो करके रखा हुआ था इस टेम्परेचर पे, लेकिन जब वो अपने 37 या रूम टेम्परेचर पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है तो इसके वायरुलेंस को वापस से रिवर्ट बैक किया जा सकता है, वो वापस से फिर पैथोजन के तौर पे काम करने लग जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है। तो इसी चीज को ओवरटेक करने के लिए, और लेकिन क्या है ना कि सारे टेक्निक आर लिमिटेड टू द डिजीजेस। कुछ डिजीज हैं जो लाइव वैक्सीन पे ही काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिजीज हैं जिनमें आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लाइव के अलावा किल्ड वैक्सीन भी और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिंदा ऑर्गेनिज्म के रिस्क को यहाँ पे खत्म कर दिया गया कि अब ये बैक्टीरिया जिंदा नहीं है कम से कम। तो पैथोजेंस आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड बाय केमिकल्स, हीट और द रेडिएशंस। तो केमिकल को, हीट को और रेडिएशन को यूज करके जो भी पैथोजेंस थे आप उनको मतलब इनएक्टिवेट कर देते हैं। सो दे आर मोर स्टेबल एंड सेफ देन द लाइव वैक्सीन। तो जो भी लाइव वैक्सीन है उससे कहीं ज्यादा अब ये सेफ हो चुके होते हैं कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में वो इनएक्टिवेट हो चुके हुए हैं, इससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। कैन नॉट म्यूटेट, इसमें म्यूटेशन भी नहीं होगा और ना ही वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन के अंदर। तो इसमें कुछ डिजीजेस हैं जिसके बारे में बताया गया कि रेबीज, कॉलरा, प्लेग, हेपेटाइटिस ए, सॉक वैक्सीन जो होते हैं, सार्क वैक्सीन जो है, ये सारे के सारे जो हैं वो किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के तौर पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक ही चीज समझ में आ रहा है कि जो लाइव वैक्सीन का रिस्क था वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना माही? यस सर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वाइल ट्रीटिंग विद द केमिकल्स, हीट और रेडिएशन, तो जो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स हैं, ये तो बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट से हो सकता है इसके एंटीजन जो हैं वो अब प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो सिर्फ उन्हीं डिजीज का वैक्सीन बनाया जाता है जिसमें एंटीजन, जो ओरिजिनल पैथोजन का जो एंटीजन था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन रहे, सिर्फ उसी डिजीज के वैक्सीन का सिंथेसिस किया जाता है, जस्ट लाइक रेबीज, कॉलेरा, प्लेग, हेपेटाइटिस एंड सार्क वैक्सीन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। फिर से यहाँ पे भी एक डिसएडवांटेज एडवांटेज दिख रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वैक्सीन पढ़ते हैं तो वैक्सीन पढ़ने में टेक्निक, डिजीज
और उसके लिमिटेशंस, यानी किस डिजीज के अगेंस्ट में किस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, किस टेक्निक को यूज किया जा रहा है, और दोनों का लिमिटेशन क्या है। यानी कि ये पैथोजेन जो इस डिजीज को कॉज कर रहा है वो पर्टिकुलरली ए, बी और सी में से सिर्फ सी को ही फॉलो अप कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर ये अलग अलग मेथड है आपके, 1, 2 और 3 मेथड अभी तक हम लोग पढ़े हैं। हाँ या तो सपोज कर लो कि ए, बी और सी 3 मेथड है, लेकिन कोई एक वैक्सीन, एक पैथोजेन जो है वो सी को ही मतलब फॉलो अप किया जा सकता है। तो भले सी का कितना भी ड्रॉबैक क्यों नहीं हो, लेकिन इस पैथोजेन के अगेंस्ट का जो है वो वैक्सीन सी मेथड से ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोलियो का नाम नहीं दिया गया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि पोलियो का जो वायरस है अगर उस पर केमिकल हीट और रेडिएशन का ट्रीटमेंट कीजिएगा तो पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो वैसा रह ही नहीं जाएगा। जब पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट वायरस की तरह नहीं रहेगा तो उसको वैक्सीन के तौर पे यूज भी नहीं किया जा सकता है। हाँ या ना? ठीक है। तो जो भी मेथड्स यूज किए गए हैं उसमें डिजीज और उससे जुड़ा हुआ जो पैथोजेन है और उसमें जो टेक्निक्स यूज किया जा रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जिसको सपोर्ट करता है हम उसी को सिर्फ यूज करते हैं। भले ही किल्ड और इनएक्टिवेटेड में प्रॉब्लम है, लेकिन हेपेटाइटिस ए किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के प्रोसीड्योर को सपोर्ट करता है, इसलिए हम हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन को हम उसी तरीके से सिंथेसाइज करेंगे। इज इट क्लियर? यस। फिर आ जाइए अगले टेक्निक में। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका ना तो लाइव या है ना ही किल्ड, दोनों ही मेथड को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हम लोग उनके कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को निकाल करके जो कि एंटीजन के तौर पे काम कर रहे थे, हम उनको भी वैक्सीन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो जिसमें पॉलीसेकेराइड आता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक कैप्सूल्स दैट इज वायरुलेंस बिकॉज ऑफ दिस। तो जो भी हाइड्रोफिलिक कैप्सूल्स होते हैं बैक्टीरिया के कोटिंग के तौर पे, वही आपका डिजीज कॉजिंग होते हैं या एंटीजन डिटर्मिनेंट के तौर पे काम करते हैं। तो ये वायरुलेंस कैसे कर रहे हैं? तो कोई भी बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ में एक कैप्सूल पाया जाता है जो आपके इम्यून सिस्टम से इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, जो भी इंजाइम्स है, लाइसोजाइम्स है, वो इसको उससे बचाने का काम करते हैं। तो वायरुलेंस बिकॉज ऑफ दिस जो है वो आपका होता है। तो अगर आप इसमें से बैक्टीरिया को हटा दीजिए, अगर आप इसमें से बैक्टीरिया को हटा दीजिए तो ये तो एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ या ना? यस सर। उस केस में क्या है कि ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अपने नंबर को बढ़ा सकता है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में, तो नहीं कर पाएगा ना ये। तो क्या हो गया कि आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ इस कैप्सूल को पहचानता है, इसके अंदर के बैक्टीरिया से उसको कोई लेना देना नहीं। तो अगर वो बैक्टीरिया जो कोटेड हैं, पॉलीसेकेराइड से कोटेड हैं, अगर उसको निकाल करके हम वैक्सीन के तौर पे यूज करने लग जाए, व्हेन कोटेड विथ एंटीबॉडी, उसको साथ साथ में एंटीबॉडी को भी कोटिंग करवा दीजिए। सॉरी, मैंने उल्टा थोड़ा सा बना दिया, एंटीबॉडी को भी कोटिंग करा दीजिए। ठीक है, तब जाकर के ये और भी अच्छे तरीके से आपका फैगोसाइटोसिस और भी अच्छे तरह से ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि नेसेरिया, मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये परफेक्ट केस है जिसमें आपके इस तरह के वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे जो चीज यहाँ डिस्कस की वही चीज ये करेंगे। वो पैथोजेन जिसके ऊपर में पॉलीसेकेराइड का कोट है ही नहीं, वो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। आंसर इज नो। नो सर। यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूलर वैक्सीन में पॉलीसेकेराइड सिर्फ उसी के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है जो एक्चुअली में पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस कर रहा है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेन पॉलीसेकेराइड सिक्रीट ही नहीं कर रहा है तो फिर हम उसके अगेंस्ट में कैसे वैक्सीन बनाएंगे या उसके मॉलिक्यूल को यूज करके कैसे वैक्सीन बनाएंगे? अब समझ में आएगा कि किस तरह से कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेक्निक अप्लाइड ऑन देम ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि इनका अपना एक लिमिटेशन है जो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाता। यानी वो फैगोसाइटोसिस को करेंगे और बी सेल का एक्टिवेशन करेंगे, लेकिन वो टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं और कोई भी प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं कैप्सूल्स को एक प्रोटीन कैरियर के साथ में, जैसे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का है, उसका केस किया गया जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिस चिल्ड्रन का,
तो उसमें एक प्रोटीन कैरियर को उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। जैसे आपने हैप्टेन्स का नाम सुना हुआ होगा कि आप कैप्सूल को निकालो और उसके साथ ही साथ में हैप्टेन्स को भी साथ में अटैच कर दो। तो प्रोटीन कैरियर का क्या फंक्शन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, तो क्या करेंगे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में टाइप बी कैप्सूल पाया जाता है और साथ ही साथ में आपके कुछ कैरियर प्रोटीन में हमने हैप्टेन्स या फिर टेटनस के टॉक्सोइड्स को दोनों को ही ऐड कर दो। इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कैप्सूल को ऐड कर दो और टेटनस के टॉक्सोइड को भी ऐड कर दो। तो टेटनस के टॉक्सोइड को ऐड करने से क्या फायदा है कि नॉर्मली ये बहुत कॉमन वैक्सीन होता है जो बच्चों में दिया जाता है कि अगर उनको छोटा मोटा खेलने के समय में चोट लग जाए तो भी उसको अंदर में इम्यून सिस्टम या मेमोरी सेल्स अवेलेबल हो सके, इसलिए टेटनस के टॉक्सोइड को या टॉक्सिन्स को यूज किया जा रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, these two considerably more immunogenic than the एक्टिवेशन या टीएच एक्टिवेशन के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। यानी अगर आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को सिर्फ आप लेते हैं तो वो बी सेल और फैगोसाइटोसिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन टी हेल्पर सेल के लिए एक्टिवेट करने में हेल्प नहीं करता है। और इसके साथ में अगर सिंपल सा टेटनस के टॉक्सिन को ऐड कर दीजिएगा, टेटनस टॉक्सिन को ऐड कर देते हैं तो क्या करते हैं कि ये टी सेल्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्प कर देते हैं। इज इट क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एडिशन कर दिया गया है कि किसी दो मॉलिक्यूल को ऐड कर देने से देखिए कि किस तरीके से फिर ये वैक्सीन अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। फिर आ जाइए टॉक्सोइड वैक्सीन के तौर पे। तो अब क्या किया गया है कि आप बैक्टीरिया, ठीक है, लाइव, एटीन्यूएटेड या फिर हीट किल्ड, केमिकल ट्रीटेड, फिर आप आ जाइए और उसके भी नीचे में आ जाइए कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर उसको निकाल करके, तो हम इन सारे चीजों में अभी भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को यूज कर ही रहे हैं या बैक्टीरिया के उस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं जो किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन हर वो बैक्टीरिया जो पैथोजेन है उसमें टॉक्सिन्स तो पाए ही जा सकते हैं, हाँ या ना? टॉक्सिन के चलते वो पैथोजेनिसिटी कर रहे थे, हाँ या ना? यस सर। तो ठीक उसी तरह से टेटनस और डिप्थेरिया के केसेस में होते हैं। तो जो भी टॉक्सिन्स आर डेंजरस देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है एंड ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्हीं टॉक्सिन्स को निकाला जाता है और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ट्रीट कर दिया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करने से क्या है कि आपके ये जो टॉक्सिन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का एक एंड टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और दूसरा एंड जो है वो एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो हम लोग केमिकल कंट्रोल मेथड से उस एंड को ट्रीट करते हैं जो टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एंड को काट करके या डीनेचर करके हटा दिया जाए। तो डीनेचर्स द हार्मफुल पेप्टाइड्स कॉजिंग द डिजीज बट रिटेन्स द एपिटोप। एपिटोप को वो रिटेन करके रखता है जो कि आपके अभी भी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी पेप्टाइड है जो टॉक्सिन का, उसका एंटीजन पार्ट को रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग विद द एंटीबॉडी, हम उसको बचाते हैं एक कंट्रोल मेथड से ट्रीट करके। यानी हम एक पेप्टाइड का उस पार्ट को तोड़ें जो एंटीजन हमारे लिए काम करेगा और उस पार्ट को काट करके हटा दें जो पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, और तब फिर हम अगर इसका वैक्सीन को डेवलप करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इफिशिएंट वैक्सीन, क्योंकि ना तो इसमें कोई ना तो इसमें कोई पैथोजेन है, ना ही हमने उसको पैथोजेनिसिटी का रिवर्ट होने का हमारे पास में कोई भी चांस है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इन सारे डिस्कशन में एक चीज जो हम बार बार बोलते हैं कि आप देखिएगा कि ये टाइम वर्सेस टेक्निक पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे समय आगे जाते गया, टेक्निक्स और भी ज्यादा इवॉल्व होते गए। और आज जब हमारे पास में पहले कोई एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर के समय में, और आज जो है हम लोग एग्जैक्ट एंटीजन पेप्टाइड को तोड़ करके निकाल करके और वैक्सीन डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम और टेक्निक डेवलप करते गए हैं, हम लोग और भी ज्यादा इवॉल्व जो वैक्सीन हैं उसका प्रोडक्शन करते चले गए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको कम से कम यहाँ तक के लिए आज डिस्कस कर लो। नाउ
उससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये तो टॉक्सिन था जिसका हम एंटीजन पार्ट जो था वो काट करके निकाल रहे थे, यानी कि अगर एक पेप्टाइड है तो एक पार्ट को हटा रहे थे और दूसरे वाले पार्ट के टॉक्सिन को हटा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ में एक और इंफॉर्मेशन है कि बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे कई ऐसे प्रोटीन्स पाए जा रहे होते हैं जो उसके लिए एज एन एंटीजन काम करते हैं। इज इट क्लियर हो ना? Yes, sir. तो हमारा टॉक्सिन का भी लिमिटेशन खत्म हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि हम बैक्टीरिया के सेल सरफेस प्रोटीन्स को निकाल करके और उसको भी एज अ वैक्सीन डेवलपमेंट के तौर पे काम कर देते हैं। अब ये कंप्लीट बैक्टीरिया या उसका टॉक्सिन, इन किसी भी चीजों को हम लोगों को जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. So these antigens are isolated from the pathogen and risk of pathogenicity is very less as there is no organism associated with this with purified antigen. But ये होगा क्या? ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और साथ ही साथ में पुअरली इम्यूनोजेनिक भी है। जितना लाइव वैक्सीन काम कर रहा था या बाकी वैक्सीन, प्यूरिफाइड जो एंटीजन वैक्सीन है वो आपका काम नहीं करता है, क्योंकि एंटीजन डालने के साथ साथ में उसका अटैचमेंट भी जरूरी है और उसका एलिसिटेशन यानी कि फैगोसाइटोसिस, सिंथेसिस ऑफ बी सेल्स, टी सेल्स, ये भी जरूरी है। तो जितना इफिशिएंट होल ऑर्गेनिज्म काम कर रहा था उससे निकला हुआ उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है। एंटीजन निकला हुआ उतना ज्यादा या प्यूरिफाइड एंटीजन उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी इसको स्टडी किया गया कि हम ये भी तरीका है जिसके थ्रू हम आप स्टडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. फिर आ जाते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और उसको सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। इट कैन आइदर बी जीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीजेंस, तो वो जीन जो एंटीजन को बना रहा है। अब हम लोग थोड़ा और इंफॉर्मेशन, डीएनए आइसोलेशन मेथड, एम्प्लीफिकेशन मेथड, अब ये सब सीख चुके हैं। तो हमको पता है कि सेल सरफेस प्रोटीन पे जो एंटीजन है वो एग्जैक्टली जीन के थ्रू निकल रहे होते हैं। तो अगर हम उस जीन को ही निकाल लें जो एंटीजन को बना रहा है, तो हमारे पास क्या है कि कॉस्टली क्यों है? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जिससे आप एंटीजन, लिमिटेड एंटीजन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप जीन को निकाल करके और उसको एम्पलीफाई करना शुरू कीजिएगा तो एक जीन से कई सारे आप एंटीजन का सिंथेसिस कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, या तो एक ऑर्गेनिज्म लो और उसको मार करके उसमें से सारा इंसुलिन निकाल लो, या फिर उसमें से जीन निकाल के और उस जीन को एक्सप्रेस कराओ ताकि बहुत ज्यादा इंसुलिन को प्रोडक्शन किया जा सके। तो दिस इज द सेम थिंग दैट कि हम वो जीन आइसोलेट करते हैं जो एंटीजन वाले पेप्टाइड्स को सिंथेसिस करने में कैपेबल है। और ये जो एंटीजन पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट मेथड एंड देन यूज्ड एज अ वैक्सीन। तो अब आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिज्म से एंटीजन को प्यूरिफाइड नहीं करके उसके जीन से एंटीजन का प्रोडक्शन करना है और उस एंटीजन को यूज करना है आपको वैक्सीन के तौर पे। इज इट क्लियर ना? यस सर। इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले जीन को आइसोलेट कीजिए, उसको किसी वेक्टर के साथ अटैच कीजिए, वेक्टर सेट के साथ अटैच करने के साथ साथ में उसको किसी होस्ट में एक्सप्रेस कराइए, उसका मास प्रोडक्शन कीजिए। मास प्रोडक्शन करने के बाद में जो भी प्यूरिफाइड एंटीजेंस होते हैं उसको फिर वैक्सीन के तौर पे यूज कर दीजिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि ये जो होस्ट है वो हमारा पेशेंट नहीं होता है, बल्कि कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। यहाँ पेशेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीएनए वैक्सीन में डायरेक्टली पेशेंट के अंदर में एडमिनिस्टर किया जाता है। इज इट क्लियर हो ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन दोनों एक ही टाइप के हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम भी दिया हुआ है, जरा सा आप इसको देख लीजिएगा। और डीएनए वैक्सीन इसको खत्म ही कर दो आज, फिर आज लास्ट स्लाइड है ये वाला। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो डीएनए वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में मेजर डिफरेंस कहाँ पे है? जो डीएनए वैक्सीन होते हैं वो क्या करते हैं कि थर्ड जनरेशन रिवोल्यूशनरी वैक्सीन हैं जिसमें पैथोजन इटसेल्फ इज यूज्ड एज क्या करते हैं, मेड और विद द सब यूनिट वेक्टर। तो क्या करते हैं, इसका एक प्रोसेस है जो बताया गया है कि जीन को आइसोलेट करना है, एक सुटेबल वेक्टर के साथ में इसको मतलब अटैच कर देना है और फिर उस वेक्टर को पेशेंट के बॉडी में आपको वैक्सीनेट करना है। यहाँ पे सब यूनिट वैक्सीन में क्या था कि
कि एक दूसरे होस्ट में डालने के बाद उसका मास प्रोडक्शन किया जा रहा था। मास प्रोडक्शन करने के बाद में फिर से प्यूरिफाई करके और तब फिर पेशेंट के बॉडी में डाला जा रहा था। हाँ या ना? यस सर। पहले Yes, इसके sir. जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा। लेकिन अगर सपोज करो अगर हमको डीएनए वैक्सीन देना है तो हम क्या करते हैं कि आपका जो मेरे ह्यूमन होस्ट के लिए जो वेक्टर होगा उसमें उस जीन को अटैच किया जाता है और ये वेक्टर जो है हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो हमारे बॉडी में डालने के बाद क्या होता है कि ये जीन हमारे सेल्स के ऑटोलोगस रीजन्स पे जाकर के अटैच करते हैं। यानी ऑटोलोगस रीजन कहने का मतलब या तो ये हमारे डीएनए से अटैच करेगा या हमारे सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अलावा एक जीन के तौर पे अवेलेबल रहता है। इज इट क्लियर ना? यस Yes, sir. और होस्ट में इसका एक्सप्रेशन जैसा ही होगा तो हमारे सेल के अंदर में ही एंटीजन का सिंथेसिस हो रहा है। तो डीएनए के अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन इससे बनने वाले पेप्टाइड और एंटीजन के अगेंस्ट में आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि चूंकि आपका सेल खुद ब खुद डीएनए कंटेनिंग है तो क्या होता है कि आपको बार बार वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो आप एक बार वैक्सीन अगर लग गया है तो काफी लंबे समय तक आपके बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होते रहता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम इसको पढ़ाने में लगभग 3 या 4